हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स में, जहां पर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 दैट इज मोशन इन अ प्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें क्या था, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक डायरेक्शन में मूव करता है, अलोंग वन डायमेंशन मूव करता है। एक डायरेक्शन तो नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, जैसे कि सपोज कर ले या तो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर सकता है या फिर वो बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ मूव कर सकता है। तो डायरेक्शन वाइज दो डायरेक्शन हो गई। लेकिन अगर हम लोग बात करें डायमेंशन एक ही है, लेट मी से दिस इज एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जब मूव करेगा तो उसे वी कॉल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन जब हम लोग प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पर मतलब हो सकता है टू डायमेंशन मोशन या फिर थ्री डायमेंशन मोशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट मिनिमम दो कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है, लेट मी से एक्स और वाई, तो उसे हम लोग बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन। या फिर वो थ्री डायमेंशंस में भी मूव कर सकता है, जैसे आपकी एक काइट होती है पतंग, वो जब उड़ती है तो वो स्पेस में हो जाती है, तो फिर वो इस आसमान में जो है वो थ्री डायमेंशनली मूव करती है, क्योंकि उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों वैल्यूज कुछ ना कुछ डिफरेंट होती रहती हैं। अब मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को चैप्टर में वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो हम लोग भी वेक्टर से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वांटिटीज होती है उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब आपको पता है स्केलर्स क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। और वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अगर सपोज करो आपने ए से बी पॉइंट पर जाना है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे। लेट मी से दिस इज द रास्ता, फर्स्ट वे, दिस इज सेकंड वे, एक यहाँ पे थर्ड रास्ता है, ये फोर्थ वे हो गया। सो मल्टीपल वेज आर देयर टू रीच बी फ्रॉम ए। लेकिन यहाँ पर अगर सपोज करो वन की बात करें तो यहाँ पे लेट मी से 5 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे लेट मी से 4.5 मीटर का ट्रैवलिंग है, यहाँ पर 4 मीटर है जो बिल्कुल एक सीधी लाइन है, और ये वाला लेट मी से 4.2 मीटर है, ये चीज़ है। अब अगर मैं स्केलर की बात करूं तो दीज ऑल आर स्केलर, ये स्केलर है रिप्रेजेंटेशन की। क्योंकि आप कैसे भी मूव कर लो, ए टू बी जाना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड आपका जैसे मर्जी हो चेंज होता रहेगा, क्योंकि अगर आप रास्ता चेंज कर लोगे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। लेकिन वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स में जब आप डायरेक्शन भी लगा देते हो मैग्नीट्यूड के साथ, फिर इसका मतलब है कि आप अपना रास्ता चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर ए से बी हम लोग बात करें, सबसे सीधा रास्ता ये वाला है, थर्ड पाथ है। तो दिस इज द, कि अगर आपसे कोई कहे कि मुझे ए से बी जाना है लेकिन आई वॉन्ट टू ट्रैवल द मिनिमम डिस्टेंस, तो आप क्या कहोगे कि भाई आपको रास्ता तीसरे से जाना पड़ेगा, थर्ड रूट आप यूज करो, तो आप ए से बी में सबसे कम ट्रैवलिंग करते हुए जाओगे। तो अब जब कंडीशन लगा दी कि सबसे कम ट्रैवल करना है, तो 1, 2 या फोर्थ पे थोड़ी ना कोई जाने वाला है, क्योंकि सबसे कम कितना मैग्नीट्यूड है, 4 मीटर है। तो यानी कि सबसे कम मैग्नीट्यूड वाले की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, और जब मैग्नीट्यूड के साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऐड हो जाए तो उसको वी कॉल वेक्टर। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब एक बात सपोज कर लेते हैं, दो बंदे हैं,
एक बंदे की जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है और दूसरे पर्सन की स्पीड भी 40 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे साथ ही मेंशन कर दिया नॉर्थ। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कोई मूवमेंट हो रही है जिसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि 40 मीटर पर सेकंड कहाँ पे, नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डायरेक्शन, क्योंकि सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पता है 40, आपको कोई आइडिया नहीं कि 40 कहाँ पर, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि 40 मीटर पर सेकंड है, ये तो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, लेकिन आपको साथ में ये भी बता दिया कि नॉर्थ की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन को भी बता दिया गया है, और जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी बता दिया जाए तो दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। अब आप इसको स्पीड ना बोल के इसको क्या बोलते हो, वेलोसिटी बोलते हो, क्योंकि जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, और जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में। इसी तरीके से जो डिस्टेंस होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारे पास कहानी है। ओके, इसके बाद तो स्केलर और वेक्टर को जानने के बाद अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। देखिए, वेक्टर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज आई थिंक पोलर वेक्टर, और दूसरा है एक्सियल वेक्टर। मैं चेक कर लेता हूँ, यस, पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर्स और दूसरे हैं हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स। व्हाट आर पोलर वेक्टर्स? पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि जिन वेक्टर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा उनको वी कॉल पोलर वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन। अगर सपोज करो ये ए है एंड दिस इज बी, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज ए, और ये कहाँ तक जा रहा है, बी तक, तो दिस इज अ पोलर वेक्टर। एक और बात है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पहले सीखनी थी हमें। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वेक्टर की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पार्ट होता है दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से कहानी शुरू हो रही है। ये आपके सीरियल का पहला एपिसोड है और इसको नाम देते हैं टेल। तो स्टार्टिंग पॉइंट को क्या नाम देते हैं, टेल, ये टेल पार्ट है। जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोल देते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट। टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी कि जहां पर कहानी का एंड हो रहा है, लास्ट एपिसोड, और इसे होती है आपके पास हेड। तो इसका मतलब है आपको वेक्टर में जब रिप्रेजेंटेशन करनी है तो ये एरो लगाते हो जिसमें टेल रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग वाला पॉइंट, और ये जो एरो दिख रहा है आपको दिस इज टर्मिनेटिंग पॉइंट, दिस इज हेड। हेड मतलब जहां तक कहानी आप लोग लेके जा रहे हो। तो ए से स्टार्ट किया दिस इज टेल, और बी पे खत्म हो गया दिस इज हेड। अगर हम लोग अपनी कॉपी पे बात करें तो सपोज करो मुझे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर में, तो मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी के लिए v लिखकर इसके ऊपर एक एरो लगा दूंगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर देगा।
अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड करना हो तो मैं क्या करूँगा, साथ में एब्सोल्यूट का सिंबल डाल दूंगा, तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। दिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। अगर आप दो वर्टिकल बार्स लगा देते हो और अगर वर्टिकल बार्स के बिना लिखते हो तो वो वेक्टर फॉर्म उसको रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो पोलर वेक्टर्स की हम लोग बात कर रहे थे अब। तो पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, ये वो वेक्टर्स हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होगा, यानी भी कहाँ से शुरुआत हो रही है उसके बारे में पक्का इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो उन वेक्टर्स को वी कॉल पोलर वेक्टर्स। अब बात करते हैं एक्सियल वेक्टर्स की। अब एक्सियल वेक्टर्स में क्या होगा, जो रोटेशनल मोशन होते हैं, घूमने वाले, उनमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर्स के द्वारा, उन वेक्टर्स को बोलते हैं एक्सियल। जैसे कि एक एक्सिस के अराउंड कोई चीज घूमेगी, लाइक दिस, ऐसे। जैसे हमारा फैन मूव करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी मतलब मान के चलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो वेक्टर है वो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज। अब इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर मान लो सपोज करो मैं यूं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे। अब आपको क्या पता चल रहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई है इंफॉर्मेशन आपके पास। एक रिंग होती है, आपको कहाँ पे पता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई, आपको भी यहाँ से स्टार्ट कर दी, ले क्या आपने यहाँ से स्टार्ट की हो, क्योंकि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स ही नहीं होता। जब एक लूप बन जाती है तो लूप का कोई भी स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो एक्सियल वेक्टर्स का भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। पोलर वेक्टर्स का जैसे आप देख रहे हो प्रॉपर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिशिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक्सियल वेक्टर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्सियल वेक्टर एक लूप बनाता है तो हमें नहीं पता चलता कि कहाँ से वो स्टार्ट हुई कहानी, कहाँ पे खत्म हो रही है। इसकी एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल आप दे सकते हो टॉर्क। तो रोटेशनल मोशन जो भी शो करेगा, गोल गोल वाला जो भी पर्पस हो रहा है, वो सारे के सारे एक्सियल वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या चीज होती है, जैसे कि सपोज करो आपके पास एक दरवाजा है, दिस इज द डोर, और आप दरवाजा खोलना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे हैंडल लगा होता है, यहाँ पर हैंडल होता है, तो आप क्या करते हो, इसको यहाँ से होल्ड करते हो हैंडल को और यूं घुमाते हो, यूं, ऐसे वाला। एक तो स्लाइड वाला होता है और एक ऐसे घूमने वाला होता है। तो जब आप इसको घुमा रहे हैं तो ये जो चीज़ होती है वो यहाँ पर रोटेट करती है, और उस वजह से जो आपका डोर होता है वो भी क्या करता है, इस तरफ आके खुलता है। लाइक दिस, जस्ट इमेजिन करो आपने ये होल्ड किया, लकड़ी से ये मैंने होल्ड किया और मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, तो फिर ये क्या होगा, ये आपका जो डोर है वो ओपन हो जाएगा, और जब वो मोशन बनाएगा तो वो एक सर्कुलेटरी पाथ को ट्रेस करेगा, और सर्कुलेटरी पाथ हो गया तो यानी कि रोटेशनल मोशन हो गया, और रोटेशनल मोशन हो गया तो वो एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब सिंपल सी बात है, आप लीनियर वालों को पोलर बोल दो और जो रोटेशनल वाले हैं उनको एक्सियल से रिप्रेजेंट कर दो। तो ये दो टाइप के वेक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट इसको इरेज कर देते हैं अपन। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो मुझे गिवन है और मुझे वो पता होनी चाहिए वेक्टर्स के रिगार्डिंग, और एक तरह से न्यूमेरिकल्स भी हम लोग मतलब इस पे करने वाले हैं। जो पहली डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है वही हम लोग जानेंगे शब्दों को तोड़ के। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, एक होता है, और वेक्टर का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मतलब जब आपके पास कोई ऐसी चीज हो जिसका मैग्नीट्यूड वन हो और उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या है, जैसे मुझे कोई वेक्टर ए के बारे में नॉलेज है, मेरा कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो मैं इसका यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ए के ऊपर कैप लगा दूंगा, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया,
आपके पास जो भी वेक्टर गिवन है उसके ऊपर आप कैप लगा दोगे, इसको कैप बोलते हैं अपन, दिस इज कैप, टॉपिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का क्या तरीका है, जो गिवन वेक्टर है उसको लिख दो और नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब सपोज करो, मैं आपको एक बात और यहाँ पे क्लियर करता हूँ यूनिट वेक्टर के ही रिलेटेड। जैसे कि हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, वाई होती है और जेड एक्सिस होती है। बेसिकली एक्स और वाई तो क्लियर हो ही जाता है क्योंकि प्लेन में है। जेड क्या होता है, जेड ऐसे होता है लाइक दिस आउटवर्ड, क्योंकि ये आपका ऐसे तो ये लग रहा है कि ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं है ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउटवर्ड आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। जेड एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इस तरफ कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो ये जो जेड है जो आपको यूं दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में यूं है, ये चीज़ है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन बनाई गई है यूनिट वेक्टर के लिए वो साइंस ने फिक्स की है आई कैप। तो आई कैप जहां पर भी दिख जाए वो उसका मतलब क्या है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव आई कैप है तो पॉजिटिव की तरफ। अगर मान लो जैसे मेरे पास सपोज करो 2 आई कैप है और एक -2 आई कैप है, तो +2 आई कैप का मतलब क्या हो गया कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव का मतलब हो गया है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। वाई डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ की मूवमेंट है या कुछ भी है तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप से, आई कैप और जे कैप। तो जैसे कि सपोज कर लो 2 जे कैप, तो इसका मतलब क्या हो गया कि z यानी कि सॉरी जे है, मैं z बोलता जा रहा हूँ। तो जे कैप का मतलब क्या है कि अलोंग वाई एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ कितना मूव करना है, 2 यूनिट्स मूव करना है। इसी तरीके से z की तरफ के लिए रिप्रेजेंटेशन k है, लेट मी से +3k। तो इसका मतलब है मुझे किसकी तरफ मूव करना है, z एक्सिस की तरफ मूव करना है, कितना डिस्टेंस 3 यूनिट्स मूव करना है। तो आई कैप एक्स एक्सिस के लिए, जे कैप वाई एक्सिस के लिए और के कैप जेड एक्सिस के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है। क्योंकि कैप लगा हुआ है तो इसका मतलब है 1 यूनिट, यानी कि ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो हमेशा, तो आप करते क्या हो, ये एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। तो आप यहाँ पे ऐसे मार्क करते हो 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2। तो आप क्या करते हो कि ये जो 1 यूनिट है, ये वाला ये बॉक्स, ये सभी सपोज करो भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। और इसी तरीके से आई कैप जो है वो भी क्या करता है कि मान लो मेरे पास मैंने बात की 2 आई कैप है, तो यूनिट के 2 आई कैप यानी कि वो यहाँ पर मार्क होगा 2 आई कैप। अगर मैं सपोज करूँ बात कर दूँ -3 जे कैप की, तो जे क्या होता है, वाई के लिए होता है और नेगेटिव है, तो यानी कि मुझे माइनस की तरफ मूव करना है, ये चीज़ है। इसी तरीके से जो z होगा, जैसे आउटवर्ड है उसको या इनवर्ड हो सकता है, नेगेटिव है तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर वो पॉइंट को मार्क होगा और फिर इन तीनों का जहाँ पे कोइंसिडेंस होगा वो पॉइंट मार्क हो जाएगा। आपको दिमाग में क्या रखना होता है कि जैसे कि सपोज करो ये अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, एक्स एक्सिस वाई और जेड। तो ये एक्स अपना पॉजिटिव है, इधर ये ओरिजिन है, इसको लिख लो ये ओरिजिन है। तो ये एक्स एक्सिस पे है पॉजिटिव, तो इधर क्या होगा एक्स एक्सिस का नेगेटिव, जस्ट लाइक योर 2D ग्राफ। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ऊपर और ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ। ये तो करना इजी है, ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो रहा है। z में क्या होगा, जो z एक्सिस का पॉजिटिव होगा वो होगा ऐसे आउटवर्ड, और जो इनवर्ड होगा अंदर की तरफ जा रहा है वो होगा z एक्सिस का नेगेटिव, यानी कि -z। तो मतलब आपको जब भी एक्स वाई जेड की बात करें तो एक्स वाई तो आप पेज पे ड्रॉ कर लोगे लाइक दिस, ये आपका पेज होगा तो आप एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ करोगे, दिस इज योर पेज सपोज करो, तो आप एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते हो, वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते हो। तो z क्या होगा, z होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये पॉजिटिव होगा और इसके अगर आप नीचे करोगे तो वो नेगेटिव होगा।
तो यानी कि जब आप पेज पे ड्रॉ करते हो तो ऊपर की तरफ आ रहा है जेड एक्सिस। यहाँ पे बोर्ड का प्लेन ये है तो इसलिए जेड एक्सिस क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है आउटवर्ड। और अगर आप इसको बोर्ड को यूं कर दोगे तो जो जेड ऐसे है, अब सपोज करो बोर्ड को हमने यूं कर दिया, ऐसे है ना, इसको आप, अभी ये बोर्ड ऐसे है, ऐसे दिख रहा है ना बोर्ड, तो ये मेरा जेड एक्सिस है। अब अगर मैं इसको आपकी कॉपी का पेज मान लूँ तो कॉपी का पेज क्या होता है, ऐसे होता है। तो अब देखो आपने ये कर दिया तो आपका जो मार्कर है वो भी क्या हो गया, सीधा हो गया, ऐसे है ना। देखो ये आपका बोर्ड है, ये बोर्ड है और मैं कह रहा हूँ कि जेड एक्सिस ये चीज़ है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये पेज है अपना। तो जब आपका कॉपी का पेज ऐसे होता है तो मैं जब इसको ऐसे मूव करूँगा तो फिर उसके साथ साथ जो मेरा मार्कर है वो भी तो क्या करेगा, मूव करेगा। और देखो कॉपी का पेज बिल्कुल ऐसे हो गया, फ्लैट हो गया सीधा आपकी, और ये जेड एक्सिस क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो जेड एक्सिस पॉजिटिव ऊपर हो गई और जेड एक्सिस नेगेटिव डाउनवर्ड चला गया। ये चीज़ है आपके पास। तो दिस इज 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन। अब मैं यूनिट वेक्टर की बात कर रहा था कि अगर मुझे किसी का भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दूँ, सिंपली डिवाइड कर दूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, वो मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ। 4i - 3j + k। ओके, यहाँ पे इरेज कर देते हैं पहले अपन, और पहले वेक्टर लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। मुझे एक वेक्टर गिवन है, p वेक्टर 3i कैप - 4j कैप + k कैप। तो मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पहले तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे, p वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये तो फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने। अब जब हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो आपको क्या करना होता है, पहले तो लगाओ रूट। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द स्क्वायर रूट। फिर आई कैप का जो कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, इसका कर दो स्क्वायर, जैसे मैंने किया 3 स्क्वायर, प्लस फिर करो जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, माइनस का 4, माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ऐसा नहीं सोचेंगे कि स्क्वायर तो करना ही है, नेगेटिव कर लिखो चाहे ना लिखो प्लस ही होगा। नो, जो वैल्यू है वही यूज़ करनी है हम लोगों ने, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने रिप्रेजेंटेशन सही करनी है। उसके बाद प्लस के का कोफिशिएंट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अगर कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, लेट मी से आई कैप मिसिंग है, या जे कैप मिसिंग है, या के कैप मिसिंग है, या 2 मिसिंग है, तो आप उनके कोफिशिएंट को 0 0 मान लोगे। अब इसको सॉल्व करो, रूट है ही है तो एक तरीके से फॉर्मूला टाइप ही है। 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर +16, 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा √26। इसके फैक्टर्स अगर बनते हैं तो बना दो, अदरवाइज यहीं पर छोड़ देंगे हम लोग। तो अब मेरे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है, तो अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, ऊपर है p वेक्टर, तो p वेक्टर मतलब 3i कैप -4j कैप + k कैप, और डिवाइड में मैग्नीट्यूड दैट इज √26। ये चीज़ है। अब आप इसको चाहो तो और बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, जो √26 है उसको सिंगल वैल्यू के नीचे लिख दो, यानी कि i का कंपोनेंट हो गया, j का हो गया एंड k का कंपोनेंट हो गया। ये चीज़ है। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि x एक्सिस की तरफ मुझे 3/√26 मूव करना है, y नेगेटिव में मूव करना है 4/√26, और पॉजिटिव z एक्सिस में 1/√26। तो ये पोजीशन है एक तरह से जो आपको स्पेसिफाई करके बता रहा है यूनिट वेक्टर आपका कि क्या पोजीशन वो लाइक करेगा। यहाँ पर यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, और यूनिट वेक्टर जैसे मैंने बताया था कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब ये यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे जैसे हमने यहाँ पे किया तो आपको वैल्यू 1 बनेगी, इनफैक्ट 1 ही बननी चाहिए। करके देखें अपन, मैंने क्या बात की, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए
मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको मॉडुलस यूज़ करना पड़ता है, तो मैंने मॉडुलस यूज़ कर दिया। फॉर्मूला वही है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3/√26 का स्क्वायर, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 4/√26 का स्क्वायर, माइनस है तो मैंने लगाया है। z मतलब z मतलब के का कोफिशिएंट और उसका भी स्क्वायर, लो हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9/26 माइनस 4 का स्क्वायर 16/26 और ये आ जाएगा 1/26 और ये आ गया रूट। अब जब आप इसको एलसीएम लोगे 26 तो ऊपर क्या बनेगा 9 + 16 + 1 और ये आ जाएगा 26/26, तो यू विल गेट 1। देखा आपने 1 ही आएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। इनफैक्ट 1 के अलावा कुछ भी और नहीं आ सकता, तो वो अगर आ रहा है तो फिर वो बल्कि आपका गलत है। ओके, तो यूनिट वेक्टर के बारे में हमने डेफिनेशन मतलब क्या होगा, इट इज़ द रेशियो व्हेन वी डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास नेक्स्ट डेफिनेशन इक्वल वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो हो गया हमारा, चलिए अब बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर नाम जैसे बता रहे, इक्वल का मतलब बराबर होंगे और वेक्टर का मतलब वेक्टर ही है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, अगर सपोज करो मैं यहाँ से ए से बी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लगाया A to B और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सपोज कर लो 5 मीटर है। नीचे मैंने एक और वेक्टर बनाया P और Q और ये P से Q हो गया और इसका भी 5 मीटर। अब आप देखो जो AB है, AB वेक्टर A से शुरू हुआ और B पे ख़त्म और P से शुरू हुआ Q पे ख़त्म, तो आप लोग देखो कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी दोनों का 5 है। तो जब ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर सेम, तो उसको वी कॉल इक्वल वेक्टर्स। तो उसको आप इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। मतलब अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है तो वो वेक्टर्स इक्वल नहीं कहलाएंगे। मान लो मैं यहां पर एक वेक्टर बना रहा हूं EF 5 मीटर का। अब आपको क्या दिख रहा है, अब हमारी कहानी F से शुरू होकर E पे जा रही है, यानी कि आप बनाते हो इसको लाइक दैट। आप इसको ऐसे मत लिख दियो, कोई इसको ऐसे लिख दो, ये नोटेशन नहीं होता। हाँ, कहीं नोटेशन तो सेम रहेगा। क्या बता रहे कि F से E जा रहा है लेकिन मेरा E पहले है और F बाद में, तो मतलब यहाँ से कहानी शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई। सपोज करो आप अपने यहाँ पे घर पे हो और कहीं पे आप घूमने के लिए चले गए टी पोजीशन पे, टी प्लेस पे, तो पहले आपकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले आप घर से इस तरफ जाओगे, वहाँ पे आपने लेट मी से 2-3 घंटे टाइम पास किया अच्छे से और फिर आप वापस आ रहे हो, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो बेशक इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन सेम नहीं है। एक कह रहा है उधर जाना है, दूसरा कह रहा है इधर आना है, तो दीज आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। इक्वल वेक्टर के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब अगर सपोज कर लो मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला, ए वेक्टर लगा लो, यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म और इसकी वैल्यू है 4 मीटर है, मैग्नीट्यूड मान लो 4 मीटर है। मेरे पास एक और वेक्टर है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 6 मीटर है। अब क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहाँ से वहाँ, ये भी कह रहा है यहाँ से वहाँ जाओ, डायरेक्शन इज सेम, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे है, मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड्स आर नॉट सेम, तो ये भी इक्वल वेक्टर्स नहीं है। तो यानी कि अगर एक भी नाराज हो गया या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तो वो इक्वालिटी की कंडीशन को तोड़ देता है। अब सपोज करो ये चीज़ है, ये वेक्टर है 2 मीटर का और ये वेक्टर भी है 2 मीटर का, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शंस आर नॉट सेम, तो ये भी इक्वल वेक्टर नहीं है। तो इक्वल वेक्टर होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो क्या है कि भाई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर करो, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट का भी फर्क आ गया तो उसे इक्वल वेक्टर्स हम लोग नहीं कहेंगे। तो ये कहानी हो गई इक्वल वेक्टर्स की। ओके, उसके बाद है नेगेटिव वेक्टर्स की बात करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। देखिए नेगेटिव जैसे नाम से क्लियर है, माइनस नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन को उल्टा कर दो। मतलब सपोज करो ये आपके पास A to B है और ये आपका 7 मीटर है, सही है। A से स्टार्ट हुआ, B पे खत्म हो गया, 7 मीटर का गैप है, AB वेक्टर हो गया, AB वेक्टर। चलिए अब मैंने क्या किया, AB दोबारा बना रहा हूं, ज्वाइन कर दिया, यूं कर दिया, क्या ये A to B हुआ? नो, ये हुआ आपका B to A। तो पहले B लिखा जाएगा और कहां तक जा रहा है, A तक, क्योंकि एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि B से कहानी शुरू हुई और A पे खत्म हुई। तो अब आप क्या देख रहे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है 7 7, बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो गई। तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो बोलते हैं कि ये वेक्टर्स एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर्स हैं। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, जो ए बी वेक्टर है और जो बी ए वेक्टर है वो नेगेटिव माइनस वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड तो सेम है। आप अपने घर से स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहता है अगर सेम रूट फॉलो कर रहे हो, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है। अगर मैं कहूँ कि आपका स्कूल किधर है तो आप कहोगे वो उधर है स्कूल, और जब आप स्कूल चले आओगे कोई आपसे पूछे आपका घर किधर है तो आपको कोई उधर है घर। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन उल्टा हो गया। और जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, तो वेक्टर्स की टर्म में उसे वी कॉल नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। कहीं आप यहाँ पे 7 का 8 कर दो, 6 कर दो, और डायरेक्शन तो उल्टा कर दोगे, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर हिला दिया तो उसे नेगेटिव वेक्टर नहीं कहेंगे। नेगेटिव का मतलब है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है। आप इस चीज़ को यूं भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर नेगेटिव इज इक्वल टू बी ए वेक्टर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप सिर्फ यही ऊपर वाला लिख सकते हो, नोटेशन आप नीचे माइनस को शिफ्ट कर सकते हो। ये आपको बता क्या रहा है कि एक केस में दूसरे केस से वैल्यू नहीं बदली, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहे हैं। तो दैट इज वाई दीज आर नेगेटिव वेक्टर। अब आपसे कोई कहे कि ये पी क्यू है, सपोज कर लो 5 मीटर है और ये पॉइंट है आपके पास पी क्यू, मैं दोबारा फिर बना दिए, और ये ऐसे ही, और ये 5 मीटर है। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि क्या ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं, जी नहीं, ये नेगेटिव वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्शन है, एक सेकेंड। तो अगर हम लोगों को कहे कि ये वाले क्या आपके पास नेगेटिव वेक्टर्स हैं, तो जी नहीं, क्योंकि ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है तो उसको यूं जाना है, ऑपोजिट। तो इसीलिए अगर ये वेक्टर है मेरा, सपोज कर लो, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट यूं होगा। तो इसीलिए एक लाइन में मतलब वो जैसे पैरेलल, दे शुड बी पैरेलल लाइक दैट।
तो उसी को अपन नेगेटिव वेक्टर्स बोलेंगे। ऐसे नहीं कि एक वेक्टर ऐसे बना दिया एक ऐसे बना दिया, यू विल केयर दिस इज नेगेटिव वेक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। दे शुड बी पैरेलल, तो ये चीज़ है आपके पास। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स, ओके। को इनिशियल नेगेटिव वाला मेरे ख्याल से थोड़ा कंफ्यूज हो गई। पॉइंट शुड बी फिक्स यार, पॉइंट फिक्स रहने चाहिए ना हमें, ठीक है ना। मैं बात इस पर कंक्लूजन करता हूँ कि मुझे लगता है थोड़े कंफ्यूजन मैंने क्रिएट कर दी। नेगेटिव मतलब जैसे जिन पॉइंट्स की आप बात कर रहे हो दे शुड बी फिक्स। जैसे P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, तो अगर मैं आगे भी रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो आई कैन नॉट चेंज द पोजिशन, ठीक है। कहीं कुछ बच्चे शायद ऐसा ना समझ लें कि जैसे मैंने ये ऐसे बना दिया कि यहाँ पे उल्टा, नो नो नो, मतलब पोजीशन चेंज नहीं होगी, उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। दीज आर नेगेटिव वेक्टर्स। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अलग से इसको क्लैरिटी करने की कोशिश करूँगा। को इनिशियल नाम ही से क्लियर है। को इनिशियल मतलब इनका जो पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या होगा, सेम जगह से आप लोग चलना शुरू करोगे तो उसको वी कॉल को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे कि सपोज करो एक वेक्टर है आपका ये वाला ए वेक्टर, और लेट मी से एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, तो इन दोनों का जो पॉइंट P है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो दीज आर को इनिशियल। बस जिन भी वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो वो को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। कोई और भी वेक्टर हो सकता है, लेट मी से सी वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एक बस स्टैंड होता है, बस स्टैंड पे मान लो बस स्टैंड एक पॉइंट है, ये एक बस स्टैंड है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि अलग अलग वो मतलब लगे होते हैं कि इधर जाना उधर जाना है। बस स्टैंड को मैंने एक पॉइंट मान लिया, तो जितनी भी बसेस है सपोज करो मॉर्निंग 7 बजे से निकलना शुरू होती हैं, तो सारी बसेस क्या होंगी 7 o'clock से शुरू हो जाएंगी, जिधर जिधर भी उन्हें जाना होगा। तो ये सारे क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स हो गए, ये चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। हाँ, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे दिमाग में रखना है। कोलिनियर का जब भी मतलब होता है, इसका मतलब है कि वो पैरेलल भी हो सकते हैं या फिर वो नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल बोलूं, नॉन पैरेलल तो नहीं, पैरेलल ही बोलूंगा, पैरेलल 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 होते हैं। अब बताता हूं मैं, जैसे कि सपोज करो ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, और दिस इज बी वेक्टर, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्लियर है, दे आर कोलिनियर। अगर मैं एक वेक्टर ऐसे बना दूं, वेक्टर सी, तो क्या ये पैरेलल है? यस, दीज ऑल आर पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल है तो मतलब ये कोलिनियर वेक्टर्स भी हैं। डायरेक्शन बेशक डिफरेंट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दे शुड बी पैरेलल। जैसे आप एक बात करते हो ना कि पैरेलल क्या होता है, पैरेलल लाइंस का मतलब है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकता है। यहाँ पे एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, अनइक्वल हो सेम पैरेलल स्ट्रेट लाइन एक्टिंग अलोंग द लाइन पैरेलल लाइन डायरेक्शन, यस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मतलब क्या चीज़ है, यहाँ पर हमने बात की है पैरेलल की। पैरेलल क्या होता है, जो कभी भी नहीं मिलते। पैरेलल का मतलब ये तो नहीं होता है कि डायरेक्शन से कोई लेना देना है। पैरेलल का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर मैं दो लाइन बना रहा हूँ ऐसे, छोटी बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, जैसे मर्जी हो, वो कभी आपस में मिलनी नहीं चाहिए। दीज आर कॉल्ड पैरेलल। तो अगर ऐसे वेक्टर्स पैरेलल है तो उनको वी कॉल कोलिनियर। तो मतलब ये वेक्टर उधर जा रहा है, ये वेक्टर डायरेक्शन में इधर आ रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब जब वो पैरेलल है दे आर कोलिनियर वेक्टर्स।
नो इशू ऑफ मैग्नीट्यूड, नो इशू ऑफ सेम डायरेक्शन, बस ये होना चाहिए कि वो आपस में मिलने नहीं चाहिए प्लेन में, तो उसे व्हाट वी कॉल कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखना है। डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, यहाँ पे आप पॉइंट अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम भी हो सकता है और अलग अलग डिफरेंट भी हो सकता है। ये तो पहली बात हो गई जो हमें दिमाग के अंदर रखनी है कि अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो वो सेम मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट के भी हो सकते हैं। दूसरी बात क्या बात की, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में क्या होगा, सेम डायरेक्शन भी हो सकती है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। सेम मतलब लाइक दिस, ऑपोजिट मतलब जैसे ए और सी हो गया या बी और सी हो गया। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसे आप कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। तो ये कहानी है कोलिनियर वेक्टर्स की। ओके, उसके बाद है कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स, तो कोप्लानर वेक्टर्स का मतलब भी क्लियर है। अगर कोप्लानर है तो मतलब सेम प्लेन में जो वेक्टर्स लाई करेंगे उन्हें व्हाट वी कॉल कोप्लानर वेक्टर्स। जैसे सपोज करिए बोर्ड एक प्लेन है, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स बना दिए, कोई मतलब नहीं डायरेक्शन का, कोई मतलब नहीं मैग्नीट्यूड का, जो मर्जी होता रहे, सारे के सारे वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में है तो उन्हें वी कॉल कोप्लानर वेक्टर्स। सेम प्लेन में जितने भी वेक्टर्स बना रहे हो दे ऑल आर कोप्लानर वेक्टर्स। बस एक ही प्लेन की बात करो तो जितने मर्जी वेक्टर्स बनाओ दे विल बी द सेम। ये कहानी है आपकी। ओके, कोप्लानर भी खत्म हो गया। ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास, ये छोड़ देते हैं अपन इसको, हाँ ये डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिस्कस करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। पोजीशन वेक्टर पहले डिस्कस करेंगे। पोजीशन वेक्टर के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सपोज कर लो हम लोग एक ऑरिजिन से स्टार्ट हुए, दिस इज ऑरिजिन ओ, एक्स एक्सिस वाई एंड जेड एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। तो ऑरिजिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लेते हैं अपन, जहाँ से मैंने कहानी शुरू की, और कुछ टाइम के बाद आप पहुँच गए पॉइंट P1 पे, P1। तो अगर मैं O से लेकर P तक यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ, और ये मेरा एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया O से P1, इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ OP1 वेक्टर, O से लेकर P1 तक। तो ये P1 जो है या जो ये OP1 वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया O से लेकर P1 तक का। इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू सम स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन हमने माना। अब सपोज करो कुछ टाइम के बाद आप आ गए P2 पे, पहले आप आए P1 से, फिर आपने मूव किया और आप पहुंच गए P2 पे। ठीक है, आप अपने घर से निकले, किसी मार्केट में गए, फिर वहाँ से मार्केट 1 से मार्केट 2 पे चले गए, ऐसे करते हैं हम लोग। तो विद रिस्पेक्ट टू घर या ओरिजिन आपकी कुछ पोजीशन है, तो उसको भी बोलेंगे पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और उसको रिप्रेजेंट किया OP2 की फॉर्म में। तो ये जो OP1 है और जो ये OP2 है, दीज आर पोजीशन वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स हैं ये, पोजीशन। ये आपकी पोजीशन बता रही है विद रिस्पेक्ट टू सम इनिशियल पॉइंट। तो यानी कि पोजीशन वेक्टर हमेशा किसके विद रिस्पेक्ट होता है, इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन। मैं यहाँ पे इनिशियल लिख देता हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ओरिजिन ही कंसिडर करें हर बार, लेकिन इनिशियल पॉइंट लिखने से ओरिजिन इंक्लूड हो जाता है। तो जहाँ से आपने कहानी चलाई वहाँ से आपकी जो जो पोजीशन बनती जाएगी, लेट मी से अब आप P2 के बाद यहाँ पे चले गए P3 पे, तो फिर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपकी जो पोजीशन है
उसे बोलेंगे OP3 वेक्टर, और ये भी एक पोजीशन वेक्टर हो गया। ये तो खैर कहानी हो गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप यहाँ से P1 गए, फिर P2 गए, फिर P3 गए, ठीक है, चलते गए, पोजीशन वेक्टर आपके बनते गए। उसके बाद एक मेरे पास टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब ये क्या चीज होती है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। आपका जो फाइनल पॉइंट है और जो आपका इनिशियल पॉइंट था, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा, उसे वी कॉल डिस्प्लेसमेंट। और उसे अगर मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहीं पे आ जाओ, पहले मैं P3 वाली तो पॉइंट को बात खत्म कर दूंगा क्या कि आपको समझाना मेरे लिए इजी हो। मैंने बात की O से P1 का वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट के है। मैंने बात की P2 जो है OP2, ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि उसको भी मैं इनिशियल पॉइंट के विद रिस्पेक्ट बात कर रहा हूँ। अब मैं ज़रा यहाँ पे चलता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यहाँ पे बात करते हैं अपन P1 से P2। यहाँ पे मैं ओरिजिन की बात ही नहीं करना चाहता। मैं पहले मार्केट में था, P1 मार्केट में, और फिर मैं चला गया मार्केट 2 में, P2 में। तो मैं इनके बीच का देखना चाहता हूँ कि मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट डन किया। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आप लोग जो P1 P2 बनाओगे, P1 P2 क्या हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन क्या है? P2। अब आप इनिशियल अपना घर नहीं लेना चाहते, आप पुरानी पोजीशन को लेना चाहते हो, तो फिर उसे वी कॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। तो यानी कि आपके जो मोशन के बीच में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, उनमें अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट करना चाहते हो वेक्टर के द्वारा, तो उनको व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो P1 P2 है वो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे डेफिनेटली हुई होगी, क्योंकि इनिशियल यहाँ पे भी आ गया और इनिशियल यहाँ पे भी आ गया। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कहानी को, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। सपोज कर लेते हैं आप घर से नहीं चले, आप अभी यहाँ पे ही पॉइंट ए पे, सपोज कर लो यू आर एट पॉइंट ए, और किसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट आपका कुछ पोजीशन है। तो मैंने क्या लिखा? OA। मतलब आप ये देखना चाहते हो कि आप इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हो, सपोज कर लेते हैं। तो ये OA1 या OA जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि आप किसी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट की बात कर रहे हो। आप यहाँ पे नहीं चले हो, आप यहीं पे हो, यहीं पे हो, पॉइंट ए पे हो, स्टार्टिंग में ही पॉइंट ए पे हो, ठीक है। फिर आप A से चले गए B में। अब B की जो पोजीशन है, ध्यान से सुनिएगा, B की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ओरिजिन जो आपने मतलब सपोज किया, उसको जब आपने कंसिडर किया तो ये भी बन गया आपका पोजीशन वेक्टर, OB वेक्टर। अब आप यहाँ पे आ गए हो, सपोज कर लो, ठीक है। पहले आप A पर थे, अब आप B पे आ गए हो, और आप A और B को स्पेसिफाई कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू किसी कॉमन पॉइंट के थ्रू, कि मैं यहाँ से इतने डिस्टेंस पे हूँ, और मैं जब यहाँ पे आया तो उसी पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे हूँ। लेकिन अब आपका जो ओरिजिनल पाथ है वो क्या है? A से B है। तो जब मैं सिर्फ A और B की बात करना चाहता हूँ, मैं O को कंसिडर ही नहीं करना चाहता, तो फिर मैं क्या करूँगा? A और B को जब बनाऊँगा, और मैं कैसे जा रहा हूँ? A to B। तो A से शुरू किया, B पे ख़त्म किया। तो A और B का जो है वो पोजीशन नहीं है,
क्योंकि वो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, वो आपका एक्चुअल मूवमेंट है, तो उसको वी कॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मतलब जब किसी इनिशियल पॉइंट या किसी रेफरेंस पॉइंट की बात करोगे तो फिर आपको बात करनी है किस चीज़ की, पोजीशन वेक्टर की। और जब आप सिर्फ पोजीशंस की बात करते हो इनिशियल फाइनल की, तब आप बात करोगे डिस्प्लेसमेंट की। वहाँ पे मैंने जो लिखा था ना विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, एक्चुअली वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट लिख लेना था तो ज़्यादा और बेटर हो जाता। वहाँ पे आप लोग क्या कर लो, इनिशियल की जगह किसके साथ रिप्लेस कर दियो, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें कि सपोज करो दिल्ली जो है, दिल्ली वो 300 किलोमीटर है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दिल्ली कहाँ से 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर दिल्ली जो है वो बहुत सारी जगह से दूर हो सकती है, किसी को क्या पता। अब सपोज करो दो लोकेशन बना देते हैं, ए और एक लोकेशन बना देते हैं बी बना देते हैं। ए वाला कहेगा अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे 300 किलोमीटर का ट्रैवल करना है। अगर बी कहेगा कि मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे भी 300 किलोमीटर का ट्रैवल करना है। तो इसका मतलब क्या है, दिल्ली एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ए और बी दोनों 300 किलोमीटर पर हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट सी लगा दें और वो कहे कि दिल्ली से भाई मेरा जो शहर है, इधर लगा लेते हैं सी, मेरा जो शहर है वो तो 200 किलोमीटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दिल्ली जो है वो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट है, ए से 300 है, बी से भी 300 है और सी से 200 है, तो दिल्ली एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। लेकिन अगर ए से बी जाना है, ए से बी जाना है तो हम लोग किसका डिस्टेंस देखेंगे, हम लोग ए और बी का देखेंगे, हमें दिल्ली का क्या करना है ना। अगर बी से सी जाना है तो हम लोग बी और सी के बीच की बात करेंगे, हमने दिल्ली का या दिल्ली से सी का क्या करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जब आप पोजीशन की बात करते हो तो आपको रेफरेंस पॉइंट को दिमाग में रखना होता है, लेकिन जब आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करते हो फिर आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो अपने किसके मतलब है कि ए और बी की पोजीशन क्या है, तो वो चीज़ है। और अगर आपको पोजीशन पता है तो आप ए और बी, ए बी वेक्टर निकाल सकते हो। तो ये कहानी है जो आपको याद रखनी है। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मोशन इन अ प्लेन की बात नहीं हुई है क्योंकि हमें पहले वेक्टर्स का पार्ट है जो कवर करना था और अभी कुछ पार्ट बचा भी है। तो आई होप कि नेक्स्ट सेशन में ये पार्ट कवर हो जाएगा और फिर मोशन इन अ प्लेन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।